आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ईडी हो रहा है ना, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। आज हम ईडी के बारे में जान ही लेते हैं। क्या वाकई में देश के रक्षक हैं, देश की रक्षा करते हैं, पैसा इधर उधर होने नहीं देते हैं कि भैया पॉलिटिकल टूल है ये? तो एक एक चीज आपको पता लगेगी। राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस मैंने ऑलरेडी लेक्चर बनाया है। 5वां दिन था क्वेश्चनिंग का। 12 घंटे तक पूछताछ चली है इनसे। 12 घंटे, जो मनी लॉन्ड्रिंग केस था ना, 12 घंटे तक पूछा है। और अभी तक आपको बता दूं 5 दिनों में लगभग 50 घंटे से ऊपर पूछताछ हो चुकी है। तो वैसे ही दिमाग का दही हो गया होगा इनका। कल अगर बात करें तो 10 घंटे तक, और पिछले हफ्ते से 30 घंटे तक। ठीक है, अब हालांकि ईडी बीच में ब्रेक देती है ना। आपको पता है सोनिया गांधी इस समय बीमार चल रही है, और सोनिया गांधी को 23 जून तक का समय दिया गया है, बट बीमार है, बीमारी के कारण शायद वो ना आ पाए, देखेंगे वो। तो फिलहाल हम ईडी के बारे में जानेंगे। अब ये तो चलता ही रहेगा। देखिए, यूपीएससी 2023, अगर आप पीएसआईआर ऑप्शनल के साथ लेना चाह रहे हैं तो इसको आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ लेना चाह रहे हैं तो इसको आप ले सकते हैं। बेसिकली ये कॉम्बो पैक है, आपको पता है, इट्स अ कॉम्बो पैक। तो आप पीएसआईआर ऑप्शनल को भी आप सेपरेटली ले सकते हैं, हिस्ट्री को भी। लेकिन आप अगर आप 2023 की तैयारी साथ में कर रहे हैं तो दोनों को साथ में लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही सस्ते में मिल रहा है। वैसे भी आपको बता दो, हिस्ट्री ऑप्शनल सोहेल सर जहाँ पे पहले पढ़ाते थे वो 40 से 50 हज़ार का कोर्स था, लेकिन सेम कोर्स हमने सिर्फ 10,000 में निकाला है। और 2023 का तो बहुत ही कम है। तो 1 जुलाई से लाइव क्लासेस शुरू हो रही है। भाई जल्दी से आ जाओ, फटाक से आ जाओ, सबके सब मत मिस करो, क्योंकि आपको बता दूं कि इस बार यूपीएससी हम आपका निकलवाएंगे। तो बात करते हैं, ठीक है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। 21 जून की बात है, वही जैसा कि मैंने बताया कि राहुल गांधी को समन किया गया। तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा, एक तो मैं नेशनल हेराल्ड केस के बारे में सब कुछ आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो उसके बारे में तो नहीं बताऊंगा। तो बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर्स ये बोल रहे हैं कि ये जो ईडी है ना, ये बेसिकली बीजेपी का टूल है, पॉलिटिकल पार्टीज का टूल है, ये हमको परेशान करने के लिए लाया गया है। तो ईडी है क्या? ईडी एक मल्टी डायमेंशनल गवर्नमेंट एजेंसी है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल मतलब किसी पे भी अगर पैसे का मामला है तो किसी पे भी उसकी जांच बैठ जाएगी। और आप किसी पे भी वो जांच कर सकती है, जो कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस, याद रखिएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ऑफेंसेस आते हैं। अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आ गए, जैसे एफएटीएफ है ना, वैसे ही ये है। तो अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आ गए अंडर पीएमएलए एक्ट या फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट या फिर फेरा, तो फिर आप गए काम से, फिर ईडी आपके पीछे लग जाएगी। ठीक है, कब इसको बनाया गया था? 1956 में, 1956 में इसको बनाया गया था। और उस समय ये डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर्स का एक यूनिट थी, है ना, यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री, क्योंकि भाई फाइनेंस की बात है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री तो आएगी ही आएगी। पावर इसको कहां से मिलती है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। मनी लॉन्ड्रिंग की बात है ना, मनी लॉन्ड्रिंग मैंने आपको बताया था कैसे होती है। सत्येंद्र जैन वाला मेरा लेक्चर देखिएगा। तो भारत जो है आपको पता ही है ग्लोबली कनेक्टेड है, और शुरुआत से ही प्राइवेट प्लेयर्स जो है ना, वो जो इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको डोमिनेट करते हैं। अभी भी अगर आप देखो तो मुकेश अंबानी, अडानी, इनको जितना भी आप गालियां दे लो, लेकिन भैया इनके बिना इकोनॉमी चलनी नहीं है। इंडियन इकोनॉमी में इनका बहुत बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है ना। तो सरकार जो है उनको पता है कि मनी ट्रेल, जैसे अगर मान लो कोई भी इलीगल ट्रांजैक्शन हुआ तो उसको कैसे ट्रेस करना है। तो अब इसीलिए ईडी को बनाया गया, ताकि ये जो फर्जी घोटाला होता है ना बिना बात के, व्हाइट का पैसा ब्लैक, इसको आप ट्रेस करो। अगर ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा है और जो भी इसमें शामिल है उसको सजा दिलाओ। समझ रहे हो, ये चीज है। तो बड़ी बात यह है कि आप पैसे को रखना इलीगल है, डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है। देखिए, आप पैसे को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कितना पैसा रखना है। और अगर मान लीजिए ईडी ने पकड़ लिया तो वह काम से, अब 1 करोड़ से ज्यादा अगर आप पैसा रख रहे हो तो ईडी पकड़ेगी ही पकड़ेगी। समझ रहे हो। अगला सवाल है कि कब ईडी किसी केस में एक्ट करती है। देखो, ईडी तब एक्ट करेगी जब कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हो, है ना। अब मान लो कि बहुत ज्यादा पैसा निकालते जा रहे हो, या कहीं आपने पैसा रखा हुआ, या कहीं उनको टिप मिली है ना, तो ये चीज है। अब मान लीजिए आपने टैक्स नहीं भरा, इनकम टैक्स के तो दायरे में आप आएंगे ही,
और ईडी के भी दायरे में आप आ जाएंगे। अगर आपने टैक्स दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो क्लीन मनी है, आपको पैसा, आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपने टैक्स नहीं दिया है तो बेटा इनकम टैक्स और ईडी दोनों ही आपके पीछे पड़ेगा। अब मान लीजिए कि 1 करोड़ से ज्यादा आपने गड़बड़ की, लेकिन उसके बाद आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते, तो ईडी शायद आपको बॉदर ना करे। मतलब 1 करोड़ इन्होंने लिमिट रखी है, ईडी बहुत बड़ी एजेंसी होगी ना, 1 करोड़ से ऊपर, 1 करोड़ से नीचे तो इनकम टैक्स यही है। लेकिन हो सकता है पुलिस जो है वो आपको बॉदर करे, और माइट भी पॉसिबल कि आपको शायद जेल हो जाए। यस, दिस इज पॉसिबल। लेकिन हाँ, अगर आप फर्दर ट्रांजैक्शन करते हो, किसका, स्टोलन मनी का, जो पैसा सरकार को जाना चाहिए था वो आपने चुरा के रखा हुआ है ना, लेयरिंग आप किए हुए, रियल एस्टेट डील्स, पार्किंग टैक्स हेवेंस, बहुत सारी चीजें। भाई व्हाइट का पैसा ऐसे ही तो क्या है, ब्लैक आपने क्या टैक्स दिया नहीं, आपको पता है बहुत ज्यादा टैक्स लगेगा, आप निकालते जा रहे हो पैसा, उसको आपने कहाँ लगा दिया, रियल एस्टेट में लगा दिया, आपने शेल कंपनीज बना के इन्वेस्ट करवा दिया, बहुत सारी चीजें। ये कई बार मैंने हवाला सिस्टम, तब ईडी आपके पीछे पड़ेगी। अब ईडी की बात करें तो ईडी सीबीआई और पुलिस पे डिपेंड रहती है। बिल्कुल आपने ठीक समझा, ईडी सीबीआई और पुलिस पे डिपेंड रहती है। और अगर मान लीजिए कि इन एजेंसीज को लगता है कि हाँ मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो फिर ये ईडी के साथ डिटेल शेयर करते हैं। फिर उसके बाद ईडी जो है वो अपनी जांच शुरू करती है। ईडी जो है एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ECIR ये दाखिल करती है, रजिस्टर करती है, और उसके बाद चार्जशीट। जैसे किसी भी एजेंसी में होता है ना, जैसे पुलिस क्या करती है, सबसे पहले कंप्लेन आई, अब यहाँ पे ईडी को भी कंप्लेन जाती है, पुलिस सीबीआई बोलेगी भैया मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, उसके बाद क्या होता है, पुलिस चार्जशीट दायर करेगी, देखेगी कौन कौन इसमें, ऐसे ईडी करती है, फिर उसके बाद ट्रायल होगा। ईडी में भी यही होता है, समझ गया? तो मतलब वही है। कोई आ गया था, एक्चुअली दरवाजा खुल गया था। मैं ये घर में कर रहा हूँ, पहला लेक्चर है ना, तो मैंने सोचा कि चलो घर में ही कर देते हैं, ऐसे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा, भी मैं जाऊंगा स्टूडियो। तो अब ईडी क्या कर सकती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। ईडी भाई प्रॉपर्टी, आपने कितनी प्रॉपर्टी बनाई है सर्च करेगी, रेड मारेगी, पैसा कहाँ का है बेटा, पैसा छिपा के रखे हो, पैसे डॉक्यूमेंट सब धर लेगी। अगर पता चला बेटा लॉन्ड्रिंग है तो गए काम से। उसके बाद आपको बुलाएगी, जैसे राहुल गांधी को बुलाए, आपसे सवाल पूछेगी, फिर उसके बाद सवाल में और भी बहुत सारी चीजें निकलेगी, और अगर आपने कुछ बताया तो फिर उस पर भी सवाल आएंगे। फिर उसके बाद और डॉक्यूमेंट जो भी ईडी चाहे वो कर सकती है, फाइनेंशियल से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड। फिक्स्ड प्रोटोकॉल नहीं, लिखा नहीं है कुछ ईडी को क्या करना है। और ये भी एक चीज है कि क्या एजेंसी को समन इशू करना है, ये भी लिखा नहीं है, इसका भी कोई फिक्स प्रोटोकॉल नहीं है ना। तो ये चीज है। अब मान लीजिए कोई अक्यूज्ड है, जैसे राहुल गांधी को अरेस्ट कर लिया जाता है, अक्यूज्ड है, तो ईडी को चार्जशीट जो है वो 2 महीने के अंदर अंदर, 60 दिन के अंदर अंदर करनी पड़ेगी। 60 डेज के अंदर अंदर इनको चार्जशीट जो है वो दायर करनी पड़ती है। कम टाइम इसीलिए दिया जाता है ना, डिले हो जाता है, बेकार में केस डिले हो जाता है, तो वो सही नहीं रहता। अब अगर मान लो खाली प्रॉपर्टी सीज की है, सिर्फ प्रॉपर्टी सीज की है, तो भी ईडी को 60 दिन के अंदर अंदर विद द अटैचमेंट ऑर्डर यहाँ पे FIR जो मतलब चार्जशीट जो है वो दाखिल करनी होती है। चार्जशीट दाखिल करोगे तभी तो केसेस चलेगा। क्यों? अब अगर मान लो पैसा जो है वो बाहर आपने पार्क किया हुआ है, अब्रॉड में है, बहुत लोग पैसा हवाला सिस्टम से बाहर भेज देते हैं, तो उस समय ईडी जो है, जो वहां के अथॉरिटीज है, उनको भी बोल सकती है कि भैया थोड़ा सा हमको जरा इसमें रियायत दे दो, बता दो। मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है? देखो 7 साल की जेल हो सकती है। PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की अगर बात करें तो ऑफेंसेस जो है वो 7 साल तक पनिशेबल हैं। क्या ईडी पुराने केसेस को ला सकती है? एक ये बहुत बड़ा सवाल है। देखो अभी क्यों ईडी तो लिमिट में है ना, क्योंकि 2002 के PMLA से इसको पावर मिलती है। आप समझ रहे हो, एक एक्ट है जो ईडी को पावर देता है। जैसे मान लो कि आप अगर मान लो किसी को गिरफ्तार करने जा रहे हो, आप गए, पड़ोसी आपका परेशान कर रहा है, बार बार कूड़ा फेंक रहा है, पानी फेंक रहा है आपकी तरफ, आप गए, आपने बोला क्या बदतमीजी है ये, बहुत मारूंगा तुमको, गिरफ्तार कर दूंगा, तो आएगा लाठी डंडा लेके आप मारना पीटना शुरू करेगा, तुम्हारी औकात क्या है, क्या है तुम्हारी पोजीशन क्या है? तो बोलेगा हाँ यार मेरी तो पोजीशन है, लेकिन अगर आप इंस्पेक्टर, तो अरे सॉरी सर, वेरी सॉरी सर, आप तुम्हारे घर में कूड़ा फेंको, ये होगा, क्योंकि आपके पास पावर है ना। ये पावर आपको किसने दी है? हमारे संविधान ने, हमारे लीगल सिस्टम।
तो वही कह रहे, ईडी को हर एजेंसी को पावर मिलती है, तो उसके लिए पीएमएलए बनाया गया है भाई, है ना। अब ये जो एजेंसी है, ये क्राइम्स अगर इससे पहले हुए हैं, 2002 से पहले हुए, तो उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर। ये जो एजेंसी है ये सिर्फ 2002 से पहले का नहीं कर सकती। अब आप बोलेंगे सर राहुल गांधी का केस तो अभी भी पूछताछ हो रही है, तो बहुत पहले का केस है। बेटा वो चलता चला रहा है ना, 2009 की बात है ना, 2009 में कंपनी बेची है ना, 2002 के बाद या 2005, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन 2005 के बाद हुआ, उसके बाद जो क्राइम हुए ईडी उस पर काम करती है। उससे पहले अगर जाएगी तब तो भैया एक से एक पकड़े जाएंगे। अब सबसे जरूरी सवाल, ईडी अभी तक कितनी इफेक्टिव रही है। देखिए मनीष तिवारी ने 3 सवाल पूछे थे लोकसभा में, जो कि कांग्रेस लीडर हैं, कि सबसे पहले तो कि ईडी ने क्या वाकई में 1700 रेड्स कंडक्ट की और 1560 स्पेशल इन्वेस्टिगेशन 2011 से लेकर 2020 तक। कॉन्विक्शन रेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 0.5% है फेमा के, सिर्फ 0.5% 2014 से लेकर 2022 तक। और ईडी जो है क्या वाकई में कॉन्विक्शन करती है। कॉन्विक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब सरकार ने अपने रिप्लाई में बोला कि भाई 112 सर्चेज जो है, सवाल पूछा मनीष तिवारी ने, बीजेपी ने जो जवाब दिया कि 112 सर्चेज जो हैं 2004 से लेकर 2014 में कंडक्ट की गई है। 5346 करोड़ इतनी प्रोसीड्स जो हैं वो हमको मिली और 104 प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट्स मिली है, ठीक है, मतलब फाइल की हुई है। ये चीज है 2014 से लेकर 2022 तक लगभग 2974 सर्चे जो है कंडक्ट किया गया। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, जो प्रोसीड्स है क्राइम की, मतलब कितना ज्यादा, कितने रुपए का क्राइम हुआ होगा, 95,432 करोड़, बाप रे, और 839 प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट्स, ठीक है। ईडी की अप्रेजल रिपोर्ट की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ रेड्स कितनी थी, रेड कितनी मारी, 3086। ईसीआईआर मतलब कितने पे मामला दर्ज हुआ, रिपोर्ट सबमिट की 5964। चार्ज शीट अभी तक 993 दाखिल की गई है और कॉन्विक्शन खाली 23 हुए हैं, तो कॉन्विक्शन रेट बहुत कम है। आपने चार्जशीट तो दायर की लेकिन उस इंसान को सजा हुई, ये चीज। आखिरी सवाल, क्या ये एक पॉलिटिकल टूल है। देखिए इसका जवाब देना सबसे मुश्किल होगा, क्योंकि देखिए आप ऐसे तो अगर आप देखो तो पॉलिटिकल टूल नहीं है ना, और ये डिपेंड करता है कि कौन से साइड पे आप हो और कितनी देश की पॉलिटिक्स कितनी करप्ट है, ये इस पे डिपेंड करता है। अब अगस्त 2021 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे विजय हंसारिया को अपॉइंट किया था, ठीक है, और उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी, पीआईएल दाखिल की गई थी, जो लॉ मेकर्स है ना उनके अगेंस्ट। तो हंसारिया ने बोला कि अभी 122 सिटिंग और फॉर्मर लेजिस्लेचर, मतलब एमपी, एमएलए, एमएलसी 122 टोटल, जिसमें 51 एमपी भी आते हैं, इनको मनी लॉन्ड्रिंग, दे वर अक्यूज्ड ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का इन पे इल्जाम लगा है, और 121 जो है वो सीबीआई इन पे जांच कर रही है, समझ गए। तो पॉलिटिकल टूल है नहीं है ये तो पता नहीं। ये सवाल उठता रहेगा कि ईडी हाँ ऑपोजिशन में बहुत ज्यादा कार्रवाई करती है, और ये इट्स नॉट अबाउट बीजेपी, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है ईडी को लगा देंगी पीछे। लेकिन अगर ऐसे देखो तो भाई जो गलत है वो गलत है, गलत किया है तो आपको सजा तो मिलेगी, है कि नहीं। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। और जैसा कि मैंने बताया भाई, हमारे कोर्सेज को जरूर अवेल करो, बहुत ही शानदार कोर्सेज हमने बनाए हैं यूपीएससी 2023 की प्रिपरेशन सशक्त करो। थैंक यू सो मच।